राहुल गांधी फिर छुट्टी पर जाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ने की तैयारियां चेक करने वाले हैं। देश भर में एक साथ सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ा मॉक ड्रिल शुरू होगा। चीन से आ रही डरावनी तस्वीरें देखकर सावधान हो जाइए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना कम था तब भी, कोरोना बढ़ रहा है तब भी प्रधानमंत्री युद्ध लड़ रहे हैं। मोदी के सियासी शत्रु 24 के लिए घात लगाकर बैठे हैं। क्या मोदी पॉलिटिकल फ्रंट पर कहीं से भी कमजोर पड़ रहे हैं, या वो वहां भी सबसे ताकतवर हैं? 22 खत्म होने में बस 6 दिन बचे हैं। 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा? मोदी के बूथ साइंस का फुल चैप्टर इस रिपोर्ट में है। पूरे भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3,424। पिछले 24 घंटे में नए मरीज जुड़े 27। पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 198 और पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से मौत हुई 1। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर देख चुके हिंदुस्तान के लिए ये आंकड़े न के बराबर हैं। इसीलिए 100 में से 99 लोगों को यही लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया। अब डरने की जरूरत नहीं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं, 2 गज की दूरी बनाकर रहने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मास्क लगाने लगे हैं, लेकिन पब्लिक अभी मास्क से दूरी बनाकर चल रही है। वो भारत में वैक्सीनेशन का डाटा भी दिखाती है। भारत में 220 करोड़ 5 लाख कोविड वैक्सीन के डोज लगा दिए गए हैं। 86 करोड़ 50 लाख वयस्क आबादी को डबल डोज लग चुका है। 12 से 18 साल के 8 करोड़ 61 लाख बच्चों को भी डबल डोज लगा दिया गया है। 2 करोड़ 23 लाख 68 हजार लोगों को प्रिकॉशन डोज या थर्ड डोज लग गया है। ऐसे समय में जब कोरोना के फ्रंट पर हिंदुस्तान में सब गुडी गुडी फील हो रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। साल 2022 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा चीन की तरफ ही किया। चीन के शहरों में, चीन के अस्पतालों में, चाइनीज अस्पतालों के आईसीयू में, मॉर्चुरी में, जहां देखिए लाशें ही लाशें दिखने लगी हैं। एक एक बेड पर 3-3 लाशें, कब्रिस्तान में लाशों की कतार। ये सब चीन में हो रहा है। जो देश महाबली बनने चला था, वो वायरस के आगे घुटने टेक रहा है। दिसंबर के 20 दिनों में 25 करोड़ इन्फेक्शन, एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख इन्फेक्शन, ऐसे डेटा चीन से आ रहे हैं। बीजिंग में कोरोना का सबसे नया और सबसे तेजी से फैलने वाला BF7 वेरिएंट का R वैल्यू 18 से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब एक एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 18 लोगों को बीमार बना रहा है। जिनपिंग की सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है, चीन की कोरोना रिपोर्ट को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें बाहर आ रही हैं और कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चीन की तस्वीरें दिखाने का मतलब आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान करना है। प्रधानमंत्री ने भी यही किया है। नरेंद्र मोदी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। चीन में कोरोना की सुनामी के बीच मोदी सरकार अलर्ट पर है। लॉकडाउन तभी लगेगा जब हालात बिगड़ेंगे, अभी तो उससे लड़ने की तैयारी हो रही है। 27 दिसंबर मंगलवार को देश के सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना से लड़ने का मॉक ड्रिल होगा। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कितने रेडी हैं? अस्पतालों में कितने बेड और कितने आईसीयू बेड तैयार हैं? आईसीयू में लगे वेंटिलेटर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? ऑक्सीजन की सप्लाई का सिस्टम कितना रेडी है? पीपीई किट
मास्क और ग्लव्स की सप्लाई कैसी है, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक और सप्लाई लाइन ठीक है या नहीं। नरेंद्र मोदी सबकी रिपोर्ट लेंगे, फिर टॉप लेवल पर उसका रिव्यू करेंगे, ताकि अगर चीन की तरह भारत में भी कोरोना की सुनामी आ गई तो उससे मुकाबला किया जा सके। जहां मोदी की नजर है, वहां की खबर इंडिया टीवी को है। हम इस समय ILBS में हैं और यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर कोविड-19 के इस वेरिएंट BF.7 से लड़ने की पूरी तैयारी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम ने की है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये BSL-3 है, जो ये लैब है, ये बायोसेफ्टी हैजार्ड लेवल 3 है। यहाँ पर पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। हर दिन यहाँ पर सैंपल्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ इसको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी अपील है कि आप सचेत रहें, सजग रहें और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। हमारे साथ डॉक्टर एकता हैं। डॉक्टर एकता, किस तरीके की पूरी तैयारी है, ये लैब कितना इंपॉर्टेंट है खासतौर पे वेरीफाई करने में BF.7 को और जीनोम सीक्वेंसिंग के? हमारा लैब तो पूरी तरीके से तैयार है। हमारी कैपेसिटी अबाउट 300 से 400 3 से 4 दिन की है। में हम मतलब 4 दिन 5 दिन में हम 300 से 400 सैंपल्स कर सकते हैं। और अभी हमारे पास रिएजेंट्स एंड कंज्यूमेबल्स भी काफ़ी है। करीब 2500 से 3000 सैंपल्स के लिए तो हमारे पास अभी रिएजेंट्स भी अवेलेबल है। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी और ऐसे में उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका के तमाम हॉस्पिटल इस बार पहले से ही ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और जिन हॉस्पिटल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट थे उसे पूरी तरह से फिल कर दिया जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखाता हूं मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की। आप देखिए, ये 6000 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट है जो पूरी तरह से फिलअप किया गया है, भरा हुआ है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, पाइपलाइन के जरिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन दिया जाता है। और जो बगल का हिस्सा देख रहे हैं आप हॉस्पिटल का, दरअसल वही पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है वो कोविड वार्ड के रूप में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट जो है ठीक उसके बगल में मौजूद होने से कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा मददगार साबित होगा। और इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में है, बल्कि तमाम जो मुंबई महानगर पालिका के अलग बड़े बड़े अस्पताल हैं, KEM है, इसके अलावा JJ हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, तमाम हॉस्पिटल्स में जो है इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट जो मौजूद हैं। मोदी के विरोधी अभी से 24 की सोच रहे हैं, मोदी अभी 22 में हैं और 22 की ही सोच रहे हैं। 2023 का पहला हफ्ता कैसे बीतेगा, दूसरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, हफ्ता दर हफ्ता मोदी ऐसे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी, राजीव, इंदिरा, नेहरू, शास्त्री और महात्मा गांधी के साथ साथ वाजपेयी की समाधि पर जाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव होने वाला है, इसीलिए अशोक गहलोत अपनी वाहवाही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज के अंदर पूरे देश के अंदर सिरमौर बनता जा रहा है। मेन बात यह है कि जो स्कीमें अपने बनाई हैं आज पूरे देश में चर्चा है और मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे उन राज्यों को भी करना पड़ेगा, केंद्र को भी करना पड़ेगा। अभी जो कवरेज है राष्ट्रीय स्तर पर वो सिर्फ 41% ही है, पर राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 90% कवरेज है। अंदाज कर सकते हैं कि रात दिन का फर्क है राष्ट्रीय औसत में और राजस्थान के अंदर। और तो और जो मैं फिगर देख रहा था कि आपके जो ये यूपी में सिर्फ 15.9% है, महाराष्ट्र में 22.4% है, गुजरात में 44.4%। आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पे 50% नीचे है और हमारे यहाँ पर 90% है। यूपी जैसे प्रदेश में 15% ही है। नरेंद्र मोदी की तैयारी उससे आगे की है। बीमारी का फ्रंट ले लीजिए या राजनीति का फ्रंट उठाकर देख लीजिए, मोदी हर फ्रंट पर रेडी मिलेंगे। सजग, सतर्क और सावधान रहने की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया। बूस्टर डोज
की जरूरत है, जो प्रिकॉशन डोज होता है। भारत में इम्यूनिटी हाइट वैसे भी 95% है, लेकिन बूस्टर डोज लगवाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। हम इस वक्त जिला अस्पताल जेपी अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर लोग सजग हो चुके हैं। जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं चाइना से, लोगों को मालूम है वैक्सीन जरूरी है। पहला दूसरा डोज तकरीबन मध्य प्रदेश के अभी तक 13.5 करोड़ लोग लगवा चुके हैं। 6 करोड़ से ज्यादा लोग पहला डोज, दूसरा डोज तकरीबन 5.92 करोड़ लगवा चुके हैं। लेकिन जो बूस्टर डोज है वो भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीर में आपको दिखाई देगा बूस्टर डोज लगवाने भी आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। खुद शिवराज सिंह चौहान ने जब कल बैठक ली, तमाम आला अधिकारियों के साथ इस बात पर जोर दिया, जनता से अपील की, सजग सतर्क और सावधान तो रहें, लेकिन बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज भी लगवाएं। 23 के लिए मोदी के सियासी दुश्मन ताक में बैठे हैं। 24 में मोदी को घेरना है तो विरोधी 23 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी चुपचाप 9 राज्यों में गुजरात मॉडल रिपीट करने की स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं। आज गुजरात नित्य नवा आयाम सर करी રહ્યું છે भाइयों। अब आपको गुजरात में मोदी का बूथ साइंस समझाते हैं। गुजरात में कुल 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिनके लिए 41,000 बूथ बनाए गए। एक एक बूथ पर औसतन 1200 वोटर हैं। वोटर लिस्ट के एक एक पेज पर 30 वोटर के नाम होते हैं। इस तरह से एक बूथ पर वोटर लिस्ट के 40 पेज होते हैं। हर पेज के लिए बीजेपी ने 5 पेज कमेटी मेंबर बनाए। हर पेज कमेटी मेंबर को 3 वोट की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने 82 लाख पेज कमेटी मेंबर बनाए और 2 करोड़ 46 लाख वोट का टारगेट रखा। गुजरात में 64% वोटिंग हुई। इसमें बीजेपी को 1 करोड़ 57 लाख वोट की उम्मीद थी और एक्चुअल मिले 1 करोड़ 67 लाख। गुजरात में मोदी को मिली बम्पर जीत विरोधियों के लिए अजूबा है। मोदी की पार्टी के लिए ये पूरी तरह साइंस है। ऐसे समय जबकि पार्टियों के लिए वॉलेंटियर्स मिलने मुश्किल होते हैं, बीजेपी लाखों लाख वॉलेंटियर्स जुटा लेती है। इसके लिए मोदी की पार्टी अर्ली स्टार्ट करती है। पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करने में बीजेपी देर नहीं लगाती। एक एक कार्यकर्ता की डिटेल पार्टी प्रेसिडेंट तक को होती है और समय समय पर उनके लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजे जाते हैं। गुजरात में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग संगठन बेस है। क्या पेज कमेटी वाला फॉर्मूला दूसरे राज्यों में सक्सेसफुल होगा? ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ हम आप सोच रहे हैं। मोदी ने इसे उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया था जिस दिन गुजरात का रिजल्ट आया था। भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मोदी उनके लिए भी तैयार हैं जो फ्री की रेवड़ी बांटकर वोटों को अपनी ओर रिझाने का ख्वाब देख रहे हैं। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर डिपेंडेंट है। कोई शक नहीं कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो 3000 किलोमीटर पैदल भी चल चुके हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला डायलॉग भी सुना चुके हैं।
लेकिन राहुल जब भी माइक संभालते हैं कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वीडियो काटकर लोग वायरल कर देते हैं। इसमें कुत्ते भी आए, कुत्ते भी आए, इसमें कुत्ते आए। और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए। क्या राहुल गांधी कोई सर्कस चला रहे हैं या उन्होंने कोई चिड़ियाघर खोला है? जमाना क्लियर मैसेजिंग का है। घुमा फिरा कर कही गई बातों को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। मोदी और उनकी पार्टी यहाँ भी स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में जो मैसेज क्रिएट होता है उसे योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेता एम्पलीफाई करते हैं। स्टेट लेवल पर वही मैसेज मल्टीप्लाई होता है और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक उसकी डिलीवरी कर देते हैं। सोशल मीडिया से भी पार्टी का मैसेज फोर्स किया जाता है। धारा 370 को बीजेपी बार बार रिपीट करती है। राम मंदिर निर्माण का जिक्र बार बार होता है। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी इसमें सहायक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का नया हथियार है, लेकिन चुनाव में सबसे कारगर मोदी का अपना लाभार्थी वोट बैंक है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और इधर फिर से 2 नई वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। ये सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नरेंद्र मोदी को धर्म वाला वोट भी मिलता है। हिंदुत्व वाला वोट मोदी का फिक्स डिपॉजिट टॉपअप है। फिर भी आपने कभी मोदी को धर्म के नाम पर वोट मांगते नहीं सुना होगा। मोदी अपनी रैलियों में धर्म कर्म हिंदू मुसलमान नहीं करते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ते जोड़ते उसी की माला जपनी शुरू कर दी है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मोदी ने धार्मिक वोट की जड़ पकड़ी है। राहुल और उनकी पार्टी उसी पेड़ की डालियां पकड़कर लटक रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार कितने लोग जेल में बैठे रहे हैं। ये तमाम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका रास्ता है जय श्री राम का रास्ता है। वो वहाँ भी बांट दिया, सीता को राम को बांट दिया। हम कहते हैं जय श्री राम बोलो। तो जैसे ही हमने जय श्री राम बोला तो लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दिया। तो मैं समझता हूँ लोग समझ जाएंगे, सबको मिला के चलना देश हित के अंदर। वो कहते हैं कॉपीराइटर हम तो उनका वो खुद ही कॉपीराइट अपना आप। बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है, विपक्ष अभी तक बिन चेहरा है। बीजेपी के पास चुनाव मशीनरी है, विरोधी के हाथ खाली हैं। बीजेपी के पास काडर है, विरोधी पार्टियों के पास काडर की कमी है। राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है। लक्ष्य 24 में मोदी का चैलेंजर खड़ा करने की है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि उसकी अपनी ताकत बची नहीं और सहयोगियों में से कोई आसानी से राहुल को नेता मानने को रेडी नहीं। 2019 में ऐसी कोशिश हुई थी, तब राहुल ने राफेल को मुद्दा बनाया था, मगर मोदी के चौकीदार वाले नैरेटिव के आगे वो चारों खाने चित हो गए। अब 24 में अगर राहुल को मोदी से भिड़ना है तो यूपी में राहुल को अखिलेश का सपोर्ट चाहिए। बदले में अखिलेश को क्या मिलेगा ये पता नहीं। बिहार में राहुल को नीतीश और तेजस्वी दोनों का सपोर्ट चाहिए। दोनों की प्रायोरिटी पहले अपनी अपनी पार्टी है। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जीरो किया, वो भला कांग्रेस को फिर से भाव क्यों देंगी?
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का अपना नेशनल एम्बिशन है, कांग्रेस उनके खांचे में फिट नहीं होती। केसीआर ने अब तक कांग्रेस विरोध की राजनीति की है, उनका भी अपना एम्बिशन है। जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस ने निकाल दिया था, अब उनका झुकाव मोदी की तरफ है। ले देकर बचे 3 नाम, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और एमके स्टालिन। ये तीनों बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, इसीलिए अभी राहुल के साथ हैं। असम में बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ हैं, फायदे से ज्यादा वो नुकसान कर रहे हैं। अगर पीएफआई का कोई सदस्य उनसे लिंक होते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन पीएफआई जितने खतरनाक एक संगठन है, हम देखते हैं इससे और 1000 गुण ज़्यादा खतरनाक आरएसएस है, बजरंग दल है और दूसरे इस तरह का कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार देते हैं, पिटाई करते हैं और कोई दूसरे मजहब के जितने उनके तामीर है उनको तोड़ते फुड़ते हैं और आपसी भाईचारा में तनाव पैदा करते हैं। तो पीएफआई को बैन किया, अगर उसके खिलाफ सरकार के पास कुछ सबूत है तो ठीक है, लेकिन इससे 1000 गुण ज़्यादा खतरनाक जो तंजीम है उनको भी बैन करना चाहिए। पीएफआई जैसा संगठन जो इस्लाम के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, इस्लाम के विरुद्ध एक शब्द भी कहने वाले की गर्दन काटने का आह्वान करता है और गर्दन काटता है, इस्लामिक आतंकवाद फैलाता है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक संघ को बता करके, बजरंग दल को बता करके उन्होंने अपने अकल का दिवालियापन घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए बूटी मिली है। क्या ये बूटी 24 तक कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? जनता की भावनाएं और प्यार ही सही मुहूर्त होता है। जब जनता ने चुनाव करके भेज दिया तो सबसे सही मुहूर्त क्या होता है? जो जनता की भावनाएं हैं, रिज पर जो जन सलाब उमड़ा, भगवान भी उसमें आशीर्वाद देता है, ये तो सही मुहूर्त है। और हमने तो पिछले 20 दिन से, मैं तो खुद 7 दिन से क्वारंटाइन में, सारे विधायक घूम रहे। हिमाचल में कोई ऑपरेशन लोटस ना चल नहीं पाएगा, ना चल सकता है। हिमाचल में सिर्फ काम वाला और सेवा भाव वाला लोटस चलेगा कि हम सब लोग काम और सेवा भाव से काम करें। किसी भी राज्य में जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो पार्टी के लिए नया बेस तैयार करने का काम करता है। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कुर्सी बचाने का काम करता है। सुक्खू नए सीएम बने हैं, गहलोत और बघेल पुराने चावल हैं। 24 से पहले 23 में ही दोनों के इम्तिहान हैं। राहुल से ज्यादा अभी उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।